वेलकम एवरीवन। तो केवीएस पेडागोजी की सेकंड यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद फटाफट से थर्ड यूनिट स्टार्ट कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली 20th ऑफ जैन तक हम अपना जो केवीएस का पेडागोजी का सिलेबस उसको कंप्लीट कर लेंगे। और आज के हमारे जो कंसर्न सब टॉपिक्स हैं वो हैं एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक यानी कक्षा अवलोकन और प्रतिक्रिया, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स एज ए मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग। और ये जो है इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाना क्या होता है, ये टर्म मैं आपको क्लियर कर दूं। दैट मीन्स जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो एक टीचर क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, वो और ज़्यादा अफेक्टिव बने और ज़्यादा अच्छी बने, स्टूडेंट्स का आउटपुट जो है और ज़्यादा अच्छा आए, उनकी लर्निंग और बेटर हो। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और बेटर बनाने के लिए इन चीज़ों का क्या रोल रहने वाला है, ये चीज़ें किस तरीके से डिस्कस होंगी, ये मैं आपको पूरा बता देती हूँ। नाउ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, अगर आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर बनाना है तो सबसे पहले जो क्लासरूम है आपको उसे ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्व करना मतलब टीचिंग प्रोसेस है आप उसको ऑब्जर्व करिए, लर्निंग प्रोसेस है स्टूडेंट्स की उसको ऑब्जर्व करिए, पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आप ऑब्जर्व करिए, उसके अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या कमियां हैं, वो सारा देखेंगे, तभी तो हम उसे और बेटर बना पाएंगे, है ना। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं, पहला मेथड हो गया क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम को ऑब्जर्व करना। ना क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होती क्या है, देखो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होती है किसी टीचर की परफॉर्मेंस देखना क्लासरूम के अंदर, कि वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, कितना अफेक्टिव मेथड है, ठीक है। क्वांटिटेटिव वे ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मेजरिंग टीचर बिहेवियर, जो टीचर का बिहेवियर है स्टूडेंट्स के लिए, और एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स का भी बिहेवियर है टुवर्ड्स लर्निंग, उसको भी हम इसके अंदर मेजर करते हैं या क्या कहते हैं ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली देखने का, इसको मेजर करने का तरीका होता है, ठीक है। इसके अंदर लर्नर और टीचर्स, मोस्ट प्रोबेबली हम टीचर्स को जो है ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नाउ इसके पर्पसेस क्या क्या है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के पर्पज सबसे पहले तो यही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करना, उसको अच्छा बनाना। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आउटकम को इम्प्रूव करना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इंस्ट्रक्शनल पावर जो है टीचर की उसको बढ़ाना। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आप दोगे टीचर को, या जो रिसर्चर्स होते हैं इस फील्ड में काम करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कितनी बेटर है, उसको और बेटर कैसे बना सकते हैं। मतलब एक तरह से उनको डेटा मिल जाता है, उनको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना। और इसका एक पर्पस और है ये फाइंड आउट करना कि जो स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में उनके साथ किसी तरीके की बायसनेस ना हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडिंग, या किसी भी फैक्टर से उनके साथ कोई भी किसी भी तरीके की बायसनेस या भेदभाव ना हो, उनको जो एजुकेशन है वो प्रॉपरली इक्वली मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये इसके पर्पसेस होते हैं क्लासरूम को ऑब्जर्व करने के। नाउ जब एक क्लासरूम को ऑब्जर्व करना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखोगे या क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन का जो पर्पज़ है कि किस पर्पज़ से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, टीचर को ऑब्जर्व करने के लिए या कौन सा कोई एक फैक्टर है, वो पर्पज़ जो है आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम पे फोकस करना, उसके बाद जो ऑब्जर्व्ड बिहेवियर है उनको डिफाइन करना, फिर ट्रेनिंग प्रोसीजर्स फॉर ऑब्जर्वर्स, जो ऑब्जर्व हैं उनको एक प्रोसीजर में रखना कि इस टाइम पे या उस तरीके से उनको शेड्यूल करना, कौन सी किस सेटिंग में होगा, क्लासरूम में होगा, टाइम डिसाइड करना, और किस मेथड से वो डेटा जो है उसमें रिकॉर्ड करेंगे, और वो प्रोसेस और एनालिसिस जो है डेटा का वो किस तरीके से होगा। ये इसके सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि जो क्लासरूम की ऑब्जर्वेशन है या ऑब्जर्वेशन जब आप कर रहे हो तो एक टाइम के लिए ये थोड़ी देर के भी हो सकती है और थ्रू आउट द पीरियड भी हो सकती है और थ्रू आउट द वर्किंग आवर्स भी हो सकती है। नाउ टाइप्स ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, जो क्लासरूम के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं हम टीचर्स को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, वो कितने टाइप से हो सकती है। देखो सबसे पहले तो टीचर की जो परफॉर्मेंस है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है यानी अथॉरिटी स्कूल की जो है वो मेजर करे, ठीक है।
दूसरा, टीचर के साथ जो अदर स्टाफ मेंबर्स हैं या फिर आपका टीचर्स का कोई कोच है या इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट है, वो उसको ऑब्जर्व करे। और तीसरा है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग यानी टीचर जो है खुद से अपनी परफॉर्मेंस को एसेस करे, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करे। ठीक है, तो ये 3 तरीके होते हैं। ये जो थर्ड है रिफ्लेक्टिव टीचिंग, यहीं से आया है इस टॉपिक के अंदर रिफ्लेक्शन। नाउ इसके मेथड्स कौन कौन से हैं, कितने मेथड्स हैं क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के। पहला है, देखो, इंटरैक्टिव कोडिंग सिस्टम। ठीक है, इसका यूज़ करना। अब इसके अंदर होता क्या है, हम इसके अंदर बिहेवियर्स को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, और इसके अंदर डायलॉग्स और ये सारी चीज़ें, जो जिस तरीके की डायलॉगिंग और इंटरेक्शन हो रही है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, है ना, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 2 टाइप से की जाती है। एक तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो कि मतलब आप क्लासरूम में जाके ही ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। और दूसरा, आप इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करो, जैसे वीडियो से हो गया। वीडियो यानी हर क्लास में जैसे सीसीटीवी फुटेजेस होती हैं, है ना, ऑडियो वीडियो दोनों चीज़, तो वहाँ से ऑब्जर्व करना। देखो, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है ना, और एक्सेसिबल इफेक्टिव होती है, कभी भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। और इसका एक फ़ायदा ये है कि जब आप उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो उनको ये नहीं पता कि उनको कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है या नहीं। यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन है, इसमें टीचर्स को भी पता है, स्टूडेंट्स को भी पता है। अगर कोई अथॉरिटी क्लास में जाके बैठ के ऑब्ज़र्व करती है तो उनका एक वो अलग ही उस पे रहेंगे। उनको पता होगा कि दे आर असेसिंग, कंटिन्यूसली उनको असेस किया जा रहा है, तो उनके बिहेवियर में डेविएशन आ सकती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन है ना, इसके अंदर ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि इसके अंदर मोर ओरिजिनल बिहेवियर जो है वो हमें दिखेगा। एक क्लासरूम का ओवरव्यू पूरा दिखेगा वहाँ से। ठीक है, तो ये हो गए मेथड्स। नाउ फीडबैक। अब जब आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर बनाना है तो आपने ऑब्ज़र्व तो कर लिया। ऑब्ज़र्व करने से ही वो बेटर नहीं हो जाएगी। आपको टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, दोनों को फीडबैक मिलना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। टीचर्स को ये फीडबैक मिलना चाहिए कि उन्होंने इस प्रोसेस को कितना अच्छे से कंडक्ट किया, और स्टूडेंट्स को ये फीडबैक मिलना चाहिए कि उन्होंने कितने बेटर, कितने अच्छे तरीके से उसको गेन किया। ठीक है, तो टीचर्स जो हैं उनको फीडबैक प्रोवाइड करने के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। चेकलिस्ट, चार्ट बना के दे सकते हो आप, रेटिंग स्केल पे उनको रेटिंग दे सकते हो, और नरेटिव डिस्क्रिप्शन यानी एक कथा के रूप में, मतलब एक पैराग्राफ के रूप में, या वैसे आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हो, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, या जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रही उसके बारे में फीडबैक। तो ये है मेथड्स ऑफ फीडबैक। नाउ फीडबैक टू द लर्नर। लर्नर को कैसे आप फीडबैक दोगे, वो तो टीचर के लिए था। नाउ लर्नर्स को फीडबैक देने के तरीके हैं। जैसे टीचर जो है रिफ्लेक्टिव टीचिंग जब करता है, इसे हम बाद में थोड़ा सा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब रिफ्लेक्टिव टीचिंग करता है, या जो अदर पीपल जो फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम टेस्ट वगैरह ये सब दे सकते हैं। उनका असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो है बहुत अच्छा तरीका है स्टूडेंट्स को फीडबैक देने का। टेस्ट्स, जो यूनिट एग्ज़ाम होते हैं या फिर जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके का फीडबैक है। ठीक है, तो ये हो गया लर्नर्स के लिए फीडबैक। नाउ फीडबैक जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूर से ज़रूर इंक्लूडेड होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट। टीचर जो है टाइम को कैसे मैनेज करके चल रहा है क्लास में। दूसरा, उसकी टीचिंग स्टाइल जो है वो कितनी इफेक्टिव लगी, और ये डिपेंड करेगा कि लर्नर्स जो हैं कितने एंगेज रहे। ठीक है, कितने व्यस्त रहे उसके अंदर, कितना उन्होंने इंटरेस्ट लिया। ठीक है, दूसरा अफेक्टिव पॉइंट्स के, अफेक्टिव पॉइंट्स यानी आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, है ना, आपकी कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर गई माइंड में, या और कौन कौन सी टीचिंग के पॉइंट ऐसे थे जो थोड़ा सा कम लगे हमें, है ना, और कौन कौन सी चीज़ लर्निंग में बेटर की जा सकती हैं उसके बारे में। और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें डायलॉग्स किस तरीके से आपने यूज़ किए, आपने किस तरीके से बातचीत की, इंटरेक्शन की, किस तरीके से आपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछने के लिए एनकरेज किया, ये सारी चीज़ें ज़रूर हमें बतानी है। फीडबैक के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, नाउ जो अगला इसके अंदर दिया हुआ है, डायलॉग्स एज ए मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग। देखो, ये जो फीडबैक देंगे ना हम टीचर को, कि उसने डायलॉगिंग कितने अच्छे से की, बात कितने अच्छे से की स्टूडेंट्स के साथ, कितने अच्छे तरीके से इंटरेक्ट किया, तो वो जो अफेक्टिव तरीका है ना टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन का, वही है डायलॉग।
उसे ही डायलॉगिंग कहा जाता है। नाउ जितनी भी टॉकिंग्स होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो हैं जैसे अकाउंटेबल टॉक, डायलॉजिक इंक्वायरी, क्वेश्चंस पूछना, एक्सप्लोरेटरी टॉक यानी किसी भी टॉपिक को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए आप बातचीत कर रहे हो, स्टूडेंट्स जो हैं क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप उनका आंसर कर रहे हो। डायलॉजिक टीचिंग, आपने कौन कौन सी ऐसी डायलॉग्स या वोकेबलरी का यूज़ किया जो स्टूडेंट्स को अफेक्टिव लगेगी, जिससे उसका इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग जब आप कर रहे हो तो डायलॉग्स का उसमें क्या यूज़ है। नाउ कंस्ट्रक्टिविस्ट जो टीचिंग होती है उसके अंदर हमें पता है कि चिल्ड्रंस जो हैं अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो डायलॉग को कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी बात किस तरीके से करनी है जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करे और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो बने कॉन्सेप्ट के अंदर वो डीप अंडरस्टैंडिंग हो, वो क्वेश्चंस पूछे, अपना एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो, ऐसा नहीं हो कि वो कंफ्यूज हो जाएं और वो अपनी नॉलेज जो है उसको खुद से ऑर्गेनाइज करना सीख जाएं। ठीक है, तो ये जो है डायलॉग का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है रिफ्लेक्शन। हमने जब टीचिंग क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की बात की थी तो उसमें एक टॉपिक था रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन यानी टीचर वहाँ पे कोई बाहर वाला नहीं बताता उसको, वो खुद से एसेस करता है अपनी टीचिंग को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, और देन उसके बाद जो है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए वो टीचर जो है अपनी इनपुट्स डालता है। नाउ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे रिफ्लेक्शन जब टीचर डालता है यानी जब उसने देखा, उसको जब फीडबैक मिला स्टूडेंट से, कैसे जो स्टूडेंट्स से टीचर ने टेस्ट लिया, क्वेश्चंस पुटअप किए, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा था, वो क्लास में बोर तो नहीं हो रहे थे या फिर वो कहीं ना कहीं बातों में लग जा रहे थे या फिर उनका इंटरेस्ट चला जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिफ्लेक्शन होता है एक टीचर के लिए। ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्शन जब हम डालते हैं टीचिंग के ऊपर, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर, तो हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं स्टूडेंट को इंटरेस्टिंग लगी और यहाँ से हम टीचिंग को इन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करके और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो वहाँ पे आपने कौन कौन से TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ किया, टीचिंग स्ट्रेटजी आपकी और मेथड कितने अफेक्टिव रहे, वो आपको रिफ्लेक्शन में लेके आना है। वो आपको बताएंगे कि आपको कौन से मेथड्स और ज़्यादा ऑप्ट करने चाहिए या कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें आप स्टूडेंट्स को ज़्यादा एंगेज रख सकते हो। नाउ दूसरा रिफ्लेक्शन जो है स्टूडेंट्स खुद पे डालें, जैसे सेल्फ असेसमेंट। जैसे मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट एक्सप्लेन किया था असेसमेंट में कि स्टूडेंट्स जो हैं जब वो खुद की अपनी लर्निंग को कंपेयर करेंगे, जैसे 2 सब्जेक्ट्स हैं उनके, एक सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स है, एक में कम मार्क्स है, तो जब स्टूडेंट्स को आप खुद से सेल्फ असेस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देते हो तो वो सेल्फ असेसमेंट जो है वो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत अच्छी है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए रिफ्लेक्शन है उसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको रिफ्लेक्शन और ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। नाउ ये जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो चुका है, फटाफट से हम 3rd यूनिट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। और 2 यूनिट हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी हैं। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर दोनों यूनिट्स के सारे टॉपिक्स जो हैं अपलोडेड हैं विद प्रॉपर नोट्स, और जल्दी ही मोस्ट प्रोबेबली 20th जनवरी तक हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हैव अ गुड डे गाइज, हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।